हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी 2021 जीएस का दूसरा वीडियो है। कल हमने इसका पहला वीडियो बनाया था, उसको आपने बहुत पसंद किया और आपने ये भी कहा कि सर इस सीरीज़ को आगे चालू रखिए, मतलब ऐसे प्रश्न कराते रखिए। तो आपने ये प्रश्नों को बहुत पसंद किया है, तो मैं आगे इन प्रश्नों को कराता रहूँगा और ये आपका जीएस का दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था? राजदूत कौन था यूनानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? चार ऑप्शन है आपके पास, कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या फिर जस्टिन। कौन था दोस्तों? इन चार में से कोई एक होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था यूनानी राजदूत, वो कौन था? वो था दोस्तों मेगास्थनीज। क्लियर? ये बात आपको पता चल गई कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया था यूनानी राजपूत, वो मेगास्थनीज था। अगर वो ये पूछ ले कि इसको भेजा किसने था, ये बात भी दोस्तों ज़रूरी है। अगर ये पूछ ले कि किसने भेजा था, तो किसने भेजा था दोस्तों, यहाँ पर दिया गया साथ में, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, किसको भेजा था राजदूत? वो कौन था? मेगास्थनीज था। और इसकी एक ज़रूरी बात और ध्यान रखिए, मेगास्थनीज ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी दोस्तों इंडिका, ये हो जाएगा सही आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इसमें कितने प्रश्न बने ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बना कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, और किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था, प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, किसके दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को, तो आप बता देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्लियर हुई बात? तो जितने भी प्रश्न बनते हैं एक से, वो सारी चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे ताकि बीच में कोई भी प्रश्न ना छूट जाए। क्लियर हुई बात? क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? याद रखिए कहाँ की पूछ रहा है, विश्व की। याद रखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, उसने पूछा पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी है उसने, पूरे विश्व की। तो चार ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, लेक बैकाल या लेक विक्टोरिया। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है बता दीजिए। मुझसे पहले कमेंट कर दिया करो, अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कर दिया करो दोस्तों अपना। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्वेश्चन दोस्तों क्या बनते हैं वो समझ लीजिए। कैस्पियन सागर कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, मतलब कैसी झील है? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो कैस्पियन सागर है दोस्तों, इसका पानी कैसा है? खारा। ये खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, वो खारे पानी की झील है। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ पर पड़ती है, कैस्पियन सागर कहाँ आती है, तो दोस्तों ये आती है अपने एशिया में। याद रखिएगा कहाँ आती है? एशिया में कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछ ले कि इसकी जो सीमा है कितने देशों के साथ लगती है, कैस्पियन सागर की जो सीमा है कितने देशों के साथ लगती है, तो 5 देशों के साथ लगती है। क्लियर? 5 देशों के साथ लगती है। अब वो कौन कौन से देश हैं सर, ये और बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। रूस, क्लियर, याद रखिएगा रूस के साथ लगती है। ठीक है, दूसरा है आपका अजरबैजान दूसरा। तीसरा है दोस्तों तजाकिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान। ठीक है, चौथा कौन सा है दोस्तों? ईरान। चौथा है आपका ईरान। पांचवा क्या है दोस्तों?
पांचवा है तुर्किस्तान, जो करके नाम आता है दोस्तों तुर्किजिस्तान। यहाँ पर मैं सही से लिखने की कोशिश करता हूँ, तुर्किजिस्तान। अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि तुर्किजिस्तान लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही है। ये 5 देश होते हैं, लेकिन नाम होता है दोस्तों तुर्किजिस्तान। रूस, अजरबैजान, तजाकिस्तान, ईरान और तुर्किजिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 देशों के साथ क्या होता है, इस देश की मतलब ये जो आपका कैस्पियन सागर है, इसकी सीमा 5 देशों के साथ लगती है, और वो 5 देश आपके ये हैं। तो कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों। कैसी झील है दोस्तों आपकी, जो कैसी झील है, ये खारे पानी की झील है, एशिया में आती है, 5 देशों से लगती है, और 5 देश कौन कौन सी हैं ये आपको दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के समीप होती है। समीप का मतलब है दोस्तों पास होती है। वो कौन सा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये कौन है दोस्तों, सूर्य। ये दोस्तों क्या है, ये हो गया आपके सूर्यदेव। और सूर्यदेव के चारों तरफ दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी परिक्रमा लगाती है सूर्य के चारों तरफ, ये बात आप जानते हैं। लेकिन वो कौन सा दिन आएगा कि ये जो पृथ्वी है सूर्य के निकट हो जाएगी, सूर्य के निकट हो जाएगी, वो कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन है, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को, या फिर 3 जनवरी को। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि 3 जनवरी इसका सही आंसर है। ये जो पृथ्वी है हमारी, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है, वो पृथ्वी सूर्य के निकट किस दिन होगी, 3 जनवरी को होगी सबसे निकट। ठीक है, 3 जनवरी को सबसे निकट सूर्य के पास पहुंच जाती है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब आगे की बात इसमें यह है, अगर ये पूछ ले कि इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, ये अगर पूछ ले इस घटना को क्या कहते हैं, ये अगर पूछ ले तो कैसे बताएंगे। क्या कहते हैं दोस्तों इस घटना को, जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस घटना को कहा जाता है दोस्तों उपसौर। इस घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है इस घटना को। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। भूटान, बांग्लादेश और चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। मतलब किन देशों के साथ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूँ एक छोटी सी बात, सबसे छोटी सी बात ये कि हमारा जो दोस्तों भारत का नक्शा होता है कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का दोस्तों हमारा भारत का नक्शा होता है, इस तरीके का कुछ हम यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों समझने के लिए बना लेते हैं, समझने के लिए दोस्तों बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा हमने बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर होता है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होता है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों म्यांमार, यहाँ पर होता है म्यांमार। ठीक है, और यहाँ पर होता है दोस्तों आपका भूटान, और यहाँ पर होता है दोस्तों आपका चीन। तो यहाँ पर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ पर जो कह रहा है कि साझी सीमाएं हैं, किन देशों के साथ है साझी सीमाएं, तो यहाँ पर भूटान, चीन और म्यांमार के साथ हैं। ये दे रखा है भूटान, चीन और म्यांमार, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल भी वक्त मत लगाइए। अगर बांदीपुर की जगह बांदीपुरा भी कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है, बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर, बांदीपुर की जगह दोस्तों यहाँ पर बांदीपुरा भी कहा जा सकता है। ठीक है, या तो बांदीपुर कहेगा या बांदीपुरा कहेगा, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में ये कह रहा है, तो सीधा सीधा आंख बंद करके लगा दीजिए, कर्नाटक में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्रीय सरकार के व्यय का सबसे बड़ा भाग
है। सबसे बड़ा भाग क्या है दोस्तों? रक्षा, सहायकी, ब्याज भुगतान या सामान्य सेवाएं। ये आपको दोस्तों बताना, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा। पूछ क्या रहा है कि हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्रीय सरकार के व्यय का सबसे बड़ा भाग, व्यय का मतलब खर्च का सबसे बड़ा भाग आपको बता देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारा भारत। भारत की क्या होगी? एक तो आय होगी तो एक होगा व्यय। ठीक है, क्लियर? आय भी होती है, व्यय भी होता है। आपसे पूछ रहा है व्यय, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आय और व्यय के विवरण को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। आय और व्यय, इसके विवरण को दोस्तों क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। ठीक है, बजट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बजट लास्ट में कब पारित किया गया? लास्ट में दोस्तों 2021 और 2022 का बजट पारित किया गया। इतनी बात दोस्तों समझ में आई? 2021 और 2022 का बजट पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया। अब आप कहेंगे सर इसको प्रस्तुत कौन करता है, ये और बता दीजिए। तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 112 के अनुसार होता है। ये जो बजट आपका पास होता है तो आर्टिकल 112 के अनुसार होता है। और इसको करता कौन है, इसका विवरण और दीजिए, इसे करता कौन है? तो दोस्तों इसको करता है आपका वित्त मंत्री। यहाँ लिखते हैं, इसको दोस्तों कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। इस बजट को कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अब जो मेन बात थी वो तो अभी तक सीखी नहीं। मेन बात उसने ये पूछा है कि सरकार का व्यय का सबसे बड़ा भाग क्या है? जो सबसे बड़ा भाग है खर्च का, व्यय का मतलब खर्च का, वो सबसे बड़ा भाग है दोस्तों ब्याज। ब्याज के रूप में सबसे बड़ा व्यय होता है, याद रखिएगा। कुछ लोग आंसर कर देंगे यहाँ पर सामान्य सेवा में, नहीं, ब्याज भुगतान में सबसे बड़ा खर्च होता है। ठीक है, बात सभी की समझ में आ गई। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि यहाँ पर हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्रीय सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्या भाग क्या है? ब्याज है। जो खर्च का सबसे बड़ा भाग बना है वो है ब्याज। सही आंसर हो गया। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट को आपने बहुत पसंद किया। आज दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्दी जल्दी इसके पार्ट रेगुलर लाते रहें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर लाएंगे आपके लिए और पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हमको पता है एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, बहुत नज़दीक एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो तैयारी में आप लगे रहिए और रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।